Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amir Iqbal and I welcome you all to this class of F1 at KNS School of Business Studies. बेटा आपसे मेरा इंट्रोडक्शन पिछली प्रीवियस क्लास में हो चुका जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज F1, व्हाट इज ACCA, F1 की इंपॉर्टेंस ACCA के सिलेबस में, व्हाई इट इज ऑन द टॉप, सबसे पहला ही पेपर F1 क्यों है और पूरे सिलेबस, पूरा जो ACCA का पूरे तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस है ये F1 कहां कहां आपको किस किस तरीके के किस किस शक्ल में आपको हेल्प करता है, ये सब चीजें हमने लास्ट अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कवर कर ली है। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्टली सिलेबस पे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको बता दूं, रिवीजन कर दूं। हमने लास्ट क्लास में पेपर पैटर्न डिस्कस किया, हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर का एग्जाम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, हमने लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किया, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर्स डिस्कस किए। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 सेक्शंस है और उन 6 सेक्शंस को सिलेबस डिवाइड हुआ है 20 चैप्टर्स पे। 6 सेक्शंस 20 चैप्टर्स, किसी में 2 चैप्टर, किसी में 4, किसी में 1, किसी में 6, इस तरह से सेक्शंस वाइज डिवाइड है। आज हम अपना क्लास यहां पे जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा सेक्शन ए चैप्टर 1। सेक्शन ए चैप्टर 1। तो सेक्शन ए जो हमारे पास है वो चैप्टर 1 से हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 1 हमारा है क्या? चैप्टर 1 का नाम है जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर। तो सबसे पहली चीज ये कि इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड हाफ इज स्टेक होल्डर। पहला हाफ चैप्टर का ऑर्गेनाइजेशन से डील करेगा, उसमें हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होंगी, किस टाइप का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, डिफरेंट चीजें, ठीक है जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ होगा दैट इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का वर्ड यहां पर हम अटैच करेंगे, चैप्टर का हाफ पार्ट जो है वो स्टेक होल्डर का होगा। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। स्टेप नंबर 1, अटेंड दिस लेक्चर। इस क्लास को, इस लेक्चर को आपने अटेंड करना है फिजिकली प्लस मेंटली प्रेजेंट होकर। सिर्फ कानों में हैंड फ्री लगा के इस चीज को सुनना नहीं है, आपने इस चीज को प्रॉपरली मेंटली प्रेजेंट होते हुए अटेंड करना है ताकि चीजें आपको एब्जॉर्ब हो, चीजों को आप रिटेन करने की शक्ति रखते हो। आगे क्या होगा? स्टेप 1, ठीक है सर, स्टेप 1 में हमने आपका लेक्चर सुन लिया। नेक्स्ट हैंडआउट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उस हैंडआउट से ही हमने इस पूरे लेक्चर को हमने इंशाल्लाह कवर करना है। और इसके अलावा जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपने एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो ये है कि आपने अपने हैंडआउट को मेंटेन करना है। रिपीट, अपने हैंडआउट को मेंटेन करना है। वर्ड में यहां पे क्या यूज कर रहा हूं? मेंटेन करना। मैंने आपको एक हैंडआउट प्रोवाइड कर दिया, उस हैंडआउट में जो कुछ भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें, सर्कल करें, डायग्राम बनाएं, आपकी चॉइस है। सितारे बनाएं, चांद बनाएं, आपकी चॉइस है। जिससे बस आपको याद रहे कि ये चीज आपकी जिंदगी में, F1 की जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है, रिवाइज करनी है, अंडरलाइन करें, सर्कल बनाएं। दूसरे नंबर पे बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जिनके मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे, जिनकी डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी, जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाएगी, उनको अपने हैंडआउट पर नोट डाउन करें। तो एक ब्लैक पेपर प्रिंट आप करेंगे, होपफुली ब्लैक इंक में करेंगे। तो एक ब्लैक पेपर जब आप अपने पास चैप्टर को एंड होगा तो यूज अ डिफरेंट पेन। फॉर एग्जांपल दैट प्रिंट इज इन ब्लैक, यूज अनदर इंक, मे बी ब्लू, मे बी ग्रीन, मे बी रेड, कोई भी, पर कोई और उस इंक को यूज करते हुए आपका जो वो ब्लैक हैंडआउट है दैट शुड टर्न इनटू दैट कलर, ताकि आपने उसको इतना फिल किया हो कीवर्ड से, इंपॉर्टेंट टर्म से, डेफिनेशन से, मीनिंग से, एक्सप्लेनेशन से, कि वो चीज आपके लिए एक प्रॉपर मेंटेन हैंडआउट बन जाए। स्टेप 3 के अंदर आपने एक रिवीजन स्केच बनाना है। ये स्केच जो होगा ये डायग्राम की फॉर्म में होगा, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में होगा। इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन भी, एक पूरी आपको समझाया जाएगा कि वो स्केच जिसकी मैं बात कर रहा हूं किस शक्ल का, किस तरह का होना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड किया जा सके। वो गाइडेंस होगी खाली, बाकी आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे आप वो अपने हिसाब से स्केच बना सकते हैं। उस स्केच का मकसद क्या है? उस स्केच की जरूरत क्या है? जरूरत है मेरे भाई, वो ये है कि जो हैंडआउट आपके पास है वो हैंडआउट थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स की फॉर्म में है, ताकि आप चीज को पढ़कर चीजों को समझ सकें। जितना एग्जामिनेबल पार्ट है दैट इज योर एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट।
अब आपने एक रिवीजन डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको मैं स्केच का नाम दे रहा हूं। वो डायग्राम आपको हेल्प करेगी उस चैप्टर की रिवीजन के अंदर। चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर हो गया बंद, नोट्स हो गए बंद। अब आपने कहा जी यस वी आर कंफर्टेबल, हमने क्लास अटेंड कर ली है, हमने नोट्स मेंटेन कर लिए, हमने एक मर्तबा रिवाइज कर लिया है और हमें चीजें समझ में आ गई हैं। पूछे आपने क्या पूछना है, तो भाई मैं बाद में पूछूंगा, एग्जाम वाला बाद में पूछेगा, पहले अपने आप से पूछो। क्या पूछो? उठाओ वो रिवीजन स्केच, उठाओ वो डायग्राम और एक एक करके उस स्केच को अपने आंसर्स बताओ। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज कहां अप्लाई होती है, ये चीज क्या डिफाइन करती है। वंस यू हैव गॉन थ्रू दैट sketch, now you will be able to attempt the MCQs part। रिवीजन किट्स को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, पार्ट्स जो MCQs पार्ट्स हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ताकि चीजें आपकी जो है वो प्रिपरेशन का पार्ट बनेगी। तो ये कुछ इजी स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने स्टडी यहां पर अपनी करनी है। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर। चैप्टर क्या है जी? बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर्स। स्टार्टिंग विद नंबर 1, द वर्ड इज बिजनेस। बिजनेस की बात करें, बिजनेस के अंदर रहते हुए बात करें, हमने एसीसी करना है, हमने अकाउंटेंट बनना है, तो आगे चल के हमारा वास्ता बिजनेस से पढ़ने वाला है। उस बिजनेस का मतलब क्या होता है? उस बिजनेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जी ऐसी एक्टिविटी जो कि किस मकसद से की जाए? प्रॉफिट कमाने के मकसद से। जिसमें मकसद क्या हो आपका, ऑब्जेक्टिव क्या हो आपका? दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ योर ओनर्स। इस मकसद से आप जो बिजनेस करोगे, वो जो एक्टिविटी करोगे, दैट एक्टिविटी विल बी नोन एज बिजनेस। ठीक है जी। अब हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी हम चैप्टर का फर्स्ट हाफ यहां पे डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट की बात करें तो ये एक 5 पॉइंट्स की ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को डिवाइड किया गया 5 पॉइंट्स में। 5 कीवर्ड्स हैं। नंबर 1 मिलके साथ पढ़िएगा जी। नंबर 1 सोशल अरेंजमेंट, नंबर 1 social arrangement, number 2 structured and managed, number 3 collective goals, number 4 control its performance, control its performance, number 5 that is boundary। social arrangement, structured and managed, collective goals, control its performance and last one is boundary। कोई भी चीज जो इन 5 टर्म्स को पूरा करती हो, इन 5 टर्म्स पर पूरा उतरती हो, वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। सर इन 5 टर्म्स का मतलब क्या है? आइए मिलके पढ़ते हैं क्या मतलब इनका। स्टार्टिंग विद फर्स्ट वर्ड दैट इज सोशल अरेंजमेंट। बेटा जी इसमें पहला वर्ड है सोशल का। सोशल, सोसाइटी मीन्स पीपल, लोग, मीन्स पीपल, लोग। सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल लोगों की बात हो रही है, पीपल पीपल की बात हो रही है। और सोशल में क्या? नेक्स्ट इज अरेंजमेंट, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। इस वक्त मेरी आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, दिस इज अ सोशल अरेंजमेंट। हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सोशल अरेंजमेंट मीन्स द वे पीपल इंटरेक्ट, द वे पीपल इंटरेक्ट, द वे पीपल इंटरेक्ट। लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज। ऐसे नहीं है बस चले जा रहे हैं कारवां के साथ साथ, ऐसे नहीं है। इट विल बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, इट विल बी मैनेज्ड बाय समवन। मैनेज मतलब सुपरवाइज करना, चीजों को हैंडल करना, चीजों को मैनेज करना, मैनेज हो रहा होगा वहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के वर्ड में वी कैन यूज और इंट्रोड्यूस अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड हायरार्की, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। व्हाट इज हायरार्की? स्केल ऑफ चेन, स्केल ऑफ चेन। स्कूल में होता था ना, सबसे हेड पे कौन होता था? चौकीदार। चौकीदार नहीं भाई, सबसे ऊपर कौन होता था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से नीचे वाले साहब होते थे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से नीचे होते थे कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से नीचे आते थे कहीं ना कहीं टीचर्स, और फिर सबसे लोअर पे चले जाओ और चेन में नीचे जाओ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टाफ होता था। तो वो जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, ये सब चीजें क्या थी? इट वाज अ स्ट्रक्चर जिससे हमें ऑर्डर की डायरेक्शन समझ में आती है, जिससे हमें ऑर्डर की डायरेक्शन समझ में आती है कि ऑर्डर कहां से कहां चलेगा, किस तरीके से ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन होगी, वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज में आती है।
Third word is collective goal. There are two types of goal. First, what is goal? Goal क्या होता है जी? सर्कल वाला गोल नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव वाला गोल. ऑब्जेक्टिव, मकसद. हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है. एक कैंपस बनाया जाता है ताकि वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. ये मार्कर बनाया गया ताकि इसकी मदद से बोर्ड पे लिखा जा सके. आपने एक चेयर बनाई ताकि लोग इसके ऊपर बैठकर अपना काम कर सकें. तो हर चीज का कोई ना कोई मकसद है. देयर इज समथिंग गोल. गोल इज ऑब्जेक्टिव. यहां पर किन ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की. ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं. जिंदगी का मकसद है भाई, उस मकसद को फॉलो करें. और यहां पर दो तरह के मकसद होते हैं. कितने तरह के? दो तरह के मकसद होते हैं. पहला इंडिविजुअल मकसद, दूसरा कलेक्टिव मकसद. इंडिविजुअल मकसद मेरा अपना, आपका अपना. कलेक्टिव मतलब हमारा मकसद. एग्ज्यूमिंग मेरा बीइंग टीचर मकसद क्या है? इंडिविजुअल, कि मैं अच्छे से अच्छे आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छे आपको क्लास प्रोवाइड करूं, ताकि बेहतर से बेहतर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आए, बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमारे पास आए. आपका मकसद बीइंग स्टूडेंट क्या होगा? कि जी मैं अच्छे से एक क्लास अटेंड करूं, मेरा अच्छा स्कोर हो, ताकि मैं अपने एसीसी के सफर में आगे बढ़ सकूं. सेम तरीके से हमारा कलेक्टिव गोल क्या है? हम अच्छा पढ़ाएं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है. आपका गोल क्या है? आप अच्छा पढ़ो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है. तो दैट अच्छा रिजल्ट इज आवर कलेक्टिव गोल. ये हमारा क्या है? कलेक्टिव गोल है. ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी कलेक्टिव गोल. सबको अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए. नफसा नफसी का आलम नहीं होना चाहिए. सबको अपनी अपनी नहीं पड़ी होनी चाहिए. क़यामत के दिन होगा जो होगा. अभी के लिए हम मिलकर मकासद अपने हासिल करेंगे जो कि कलेक्टिव गोल्स होंगे. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे इंडिविजुअल नहीं, इनफरादी नहीं, बल्कि हम तमाम लोगों के कंबाइन गोल्स होंगे. और उसमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस, प्रॉफिट्स, एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ये सब चीजें जो हैं वो कलेक्टिव गोल्स में आ सकती हैं. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस. उनको अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना आना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है. जैसे कि इस कंट्रोल का वर्ड का मतलब आज समझे, ताकि आगे की क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ये कंट्रोल का वर्ड कई दफा आएगा, तो हमें कंट्रोल का मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंट्रोल. अब इस कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी काम जब हम करते हैं, फर्स्ट वी प्लान इट. हम सबसे पहले उसको प्लान करते हैं. और जाहिर सी बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जी हम जो भी प्लान करके इस काम को शुरू कर रहे हैं, वो काम उस प्लान के मुताबिक चले. उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है. मशीन खराब हो सकती है जिसमें हम काम कर रहे हैं, कोई हमारा जो स्टाफ है वो बीमार पड़ सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. उससे होता क्या है कि हमारा प्लान डिस्टर्ब होता है, हमारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है. बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि हमें उस अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, उसको इन द लाइन लाना है, इन द डायरेक्शन लाना है, ताकि जो भी उतार चढ़ाव आया उसमें हम बेहतर तौर पे मजीद बेहतरी लाकर उसको अच्छा परफॉर्म करके उसको वापस ट्रैक पे ला सकें. अज्यूमिंग एक मशीन की खराबी की वजह से अगर कोई भी आपके पास जो है वो स्टॉपेज आया, आपका स्टाफ फारिग बैठा, टाइम वेस्ट हुआ, तो भाई जब मशीन ठीक हो गई तो कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस का क्या काम है? कि अब आपने उस मशीन को बेहतर यूटिलाइज करके, ज्यादा देर तक काम करके, ज्यादा मेहनत करके आपने क्या करना है? वो जो स्पेयर टाइम था, जो टाइम वेस्ट हुआ था, उस टाइम को कहीं ना कहीं आपने यूटिलाइज करना है, ताकि आपका जो टारगेट था कि भाई इस डेट तक इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, वो टारगेट आपका ना हिले. ऐसे नहीं है कि हाँ जी 2 दिन जाया हुए, चलो 2 दिन टारगेट आगे कर दो. सेम बात आपके एसीसी के लिए. एसीसी का टारगेट बनाए, हमने इस ईयर में खत्म करना है, और अगर कोई खुदा न खासा उतार चढ़ाव आए तो भाई परफॉर्मेंस बेहतर करो, अपने प्लान को कंट्रोल करो, ताकि अपने टारगेट को शिफ्ट ना करो. टारगेट शिफ्ट करना, कलेक्टिव गोल को शिफ्ट करना शुड बी द लास्ट स्टेज. जब कुछ ना बचा, चलो भाई अब थोड़ा सा गोल को चेंज कर लो, लेकिन उससे पहले गोल शुड नॉट बी चेंज. गोल समझ के रखें, कलेक्टिव गोल्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रख के चलें, और अब अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करें, ताकि अगर कोई भी कमी बेशी है तो वो हम बेहतर तौर पर उसको अपने वापस कलेक्टिव गोल्स की लाइन में ला सकें. 5वां वर्ड दैट इज बाउंड्री. व्हाट इज बाउंड्री?
बाउंड्री इज समथिंग which affects the organization. Boundary is something which affects the organization, उसको ऑर्गेनाइजेशन को वो अफेक्ट कर रही होती है. रीजन क्या है इसका? सुनना. Assuming इस क्लासरूम के अंदर जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, it has 4 walls, 1 2 3 and 4, 4 walls हैं इसकी, और इसको सेपरेट एंट्रेंस के लिए हमने गेट सेपरेट किया हुआ है. उस गेट के अंदर, उस दरवाजे के अंदर साउंड प्रूफ ग्लास लगा हुआ है. उसका रीजन है, आम ग्लास भी लग सकता था, पर व्हाई वी हैव यूज्ड दैट साउंड प्रूफ ग्लास, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वी डोंट वांट कि इस बाउंड्री से बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इस बाउंड्री से बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरीके से हमारी इस क्लास को अफेक्ट करे. कोई बंदा अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है, बीइंग द विजुअल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हमें मिल रही होती है. सेम तरीके से कोई बाहर आवाज हो तो वो आवाज इस रिकॉर्डिंग के अंदर, इस क्लास में आपसे बात के दौरान वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सकती है. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मैनेज्ड आवर बाउंड्री, हमने अपनी उस बाउंड्री को, जो बाउंड्री हमने 4 दीवारी की जो हमारी बाउंड्री है, इससे परे, इससे बाहर जो कुछ भी एनवायरनमेंट है उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होगा और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा. तो वी हैव टू मैनेज दैट. हमें उस तमाम एनवायरनमेंट को क्या करना है, मैनेज करना है, और ये बाउंड्री इफेक्ट बीच में आ रहा होगा. अब एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं जी. 2 एग्जांपल्स में हम बात करते हैं. पहली एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं, दैट इज आर्मी. सेकेंड एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं, दैट इज क्रिकेट टीम. हम दो एग्जांपल्स लेते हैं और इन 2 एग्जांपल्स की बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं. चेक करते हैं कि ये दो एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं. नंबर 1 इज आर्मी एंड नंबर 2 इज क्रिकेट टीम. क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? जल्दी से आंसर नहीं करना. यस सर ऑर्गेनाइजेशन है. नो सर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. वेट अ मिनट, वी हैव अ टेस्ट. ये 5 पॉइंट्स क्या हैं? ये 5 पॉइंट्स डेफिनेशन हैं, डेफिनेशन के की पॉइंट्स हैं. अगर ये दोनों बातें इन 5 पॉइंट्स पर पूरा उतरेंगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी, वरना नहीं होगी. स्टार्टिंग विद क्रिकेट टीम. सबसे पहले क्रिकेट टीम क्या सोशल अरेंजमेंट है? यस, लोग खेलते हैं, इंसान खेलते हैं, पीपल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोग आपस में उसमें मिलकर एक चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो पहला पॉइंट डन, फर्स्ट पॉइंट डन. नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज. बिल्कुल जी, क्रिकेट टीम भी स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड है. कैसे? उसके अंदर कैप्टन साहब हैं. हु इज दैट कैप्टन? ही इज द मैनेजर ऑफ द टीम. प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बैट्समैन अलग, बॉलर्स अलग, विकेट कीपर अलग, जो भी रिक्वायरमेंट उस टीम के लिए हैं वो तमाम लोग स्ट्रक्चर किया गया है. कलेक्टिव गोल. व्हाट इज कलेक्टिव गोल? क्रिकेट टीम का कलेक्टिव गोल क्या होगा? वी कैन से कि इंडिविजुअल प्लेयर का गोल है कि वो 1 सेंचुरी स्कोर करे, इंडिविजुअल बॉलर का गोल है कि वो 5 विकेट हॉल ले. लेकिन टीम का क्या गोल है? उस क्रिकेट टीम का गोल ये है कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और हम इस मैच को जीतें. विनिंग दिस मैच इज देयर गोल. तो तमाम, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, उनका जो कलेक्टिव गोल है दैट इज क्या, कि वो उस मैच को जीतें. तो कलेक्टिव गोल वाली बात भी पूरी हो रही है. कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस. प्लान करते हैं पहले और फिर कंट्रोल करते हैं. हमने प्लान किया था कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन 50 रन्स का स्टैंड देंगे, उसके बाद हमारे बाकी के बैट्समैन आएंगे. पहली ही बॉल पर हो गया आउट, पहली ही बॉल पे बॉलर ने कर दिया बोल्ड. हमारा प्लान था 50 रन तक तो हमारा कोई आउट नहीं होना चाहिए. तो व्हाट विल डू, वी विल कंट्रोल आवर परफॉर्मेंस. अब हम अपने प्लान के मुताबिक, गोल क्या है? मैच जीतना. अगले आने वाले प्लेयर को क्या करना पड़ेगा? ही विल जस्ट हैव टू कंट्रोल दैट परफॉर्मेंस. जैसे फॉर एग्जांपल जो 50 रन का हमारे प्लान से बात परे हो गई, उसको कहीं ना कहीं अब मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा. बाउंड्री क्या, कोई भी 12वां खिलाड़ी जो पानी पिलाने आता है वो कहे जी हटो जी, पानी नहीं मैं पिला रहा, मैं अब बैटिंग करूंगा, क्या उसको बारी मिलेगी? भाई नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए क्योंकि वो बाउंड्री से परे है. वो सिर्फ पानी पिला सकता है, वो उस बाउंड्री, वो जो 11 मेंबर्स की बाउंड्री है उसके अंदर नहीं आ सकता. और उसकी वजह क्राउड का एक हम वर्ड पढ़ते हैं, होम एडवांटेज, होम ग्राउंड एडवांटेज. व्हाट इज दैट?
दैट इज कि बाउंड्री से परे जो तमाशाई जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो शोर शराबा मचा रही है, उसका क्रिकेट टीम पर इफेक्ट होता है। व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसमें फोकस रहना है। बीइंग क्रिकेट टीम हमने फोकस रहना है। इन 11 बंदों से बाहर जो भी 40-50 हजार का क्राउड खड़ा हुआ है, जो शोर मचा रहा है, जो कि आपके पास आपको सपोर्ट भी कर रहा है, कई आपके अगेंस्ट भी हैं, बीइंग प्लेयर हमें उसको क्या करना है, उस बाउंड्री का अपने ऊपर इफेक्ट मैनेज करना है। अक्सर आपने देखा होगा एक बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर एक प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जो है फील्डिंग कर रहा है और बाहर से क्राउड उसको आवाजें दे रहा है, नाम पुकार रहा है, कई दफा अच्छे अलकाबात, कई दफा बुरे अलकाबात से नवाज रहा है, बट स्टिल दैट प्लेयर शुड बी फोकस ऑन द कलेक्टिव गोल। उसने उनकी बातों में नहीं आना, उसने उनके ऊपर कान नहीं धरना, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है ताकि वो क्या अचीव कर सके, collective goal. So number one, cricket team is a social arrangement which is structured and managed, which they have collective goals, control its performance. They control its performance. और आखिरी क्या है? They are separate from its boundary. उनकी जो बाउंड्री से परे चीजें हैं, बाउंड्री से जो बाहर चीजें हैं, वो सब चीजें उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो क्रिकेट टीम इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या सीखा जी हमने? क्रिकेट टीम पे पांचों डेफिनेशन की पॉइंट्स पूरे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट टीम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ वी विल अप्लाई दीज रूल्स, दीज पॉइंट्स ऑन एन आर्मी जस्ट टू चेक कि क्या एक आर्मी जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। आर्मी में कौन लोग होते हैं? सोशल अरेंजमेंट लोग होते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज जो हायरार्की है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर, व्हाटएवर दे आर, वो पूरी एक हायरार्की बनी होती है। तो इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज। उसके बाद दे हैव द कलेक्टिव गोल, दे हैव द कलेक्टिव गोल। व्हाट आर दैट कलेक्टिव गोल्स? कलेक्टिव गोल्स उनके ये होते हैं कि जी आपने अपने मुल्क की बाउंड्री की, सरहदों की हिफाजत करनी है, आपने अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखना है, आपने तमाम तर बैरूनी साजिशों से बचा के रखना है, अपने मुल्क को जो है वो एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के अंदर आपने पूरे मुल्क को, खास तौर पे जो आपकी बाउंड्रीज हैं, आपकी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं, उनको आपने सेफगार्ड करना है। ये उनके कलेक्टिव गोल्स हैं। कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस, अज्यूमिंग कि एक जंग है या कोई भी एक एक्टिविटी है, कोई भी एक एक्शन है, कोई भी एक उन्होंने एक प्लान किया, उसमें कोई खराबी आई, उसमें फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन सोल्जर्स अगर फॉर एग्जांपल शहीद हो गए, तो क्या वो प्लान चेंज हो जाएगा? क्या अब नहीं हमने उनको हराना? अब भी हराना है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें उस परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस चीज को बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम अपने कलेक्टिव गोल से ना हटें। लास्ट वन, बाउंड्री। क्या एक आर्मी में, जितनी भी हमारी आर्मी है, जितनी भी आर्मी सोल्जर्स हैं, क्या बाकी के सिविलियंस या जो बाकी की आवाम है वो उनसे अब परे है, उस बाउंड्री के आउटसाइड है? क्या उन लोगों का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी अगर वो सेपरेट होगी ऑर्गेनाइजेशन से, आर्मी से, तो उनका इफेक्ट आपकी बाउंड्री के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल हो रहा होगा। तो पांचों पॉइंट्स हो गए जी। आर्मी की बात कर लें, सोशल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज, कलेक्टिव गोल्स, कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस, और बाउंड्री वाला पॉइंट भी आर्मी में भी पूरा हुआ। तो वी कैन से कि आर्मी इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो आपके पास ऑपरेट कर रही होती है। डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपने उनकी ब्रांचेस होती हैं, कह लें आप, ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मल्टीनेशनल कंपनी। इज इट एन ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स चेक इट आउट। सोशल अरेंजमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी में कौन काम कर रहा है? अंग्रेज, पाकिस्तानी, इंडियंस, और किसी कंट्री के जो भी हैं, हुएवर दे आर, बट दे आर पीपल, लोग काम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड है। स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड है। क्यों स्ट्रक्चर? कैसे स्ट्रक्चर में? कोई हेड होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई ऑपरेशन स्टाफ होगा, वो प्रॉपर डिवाइड होगा। फिर कलेक्टिव गोल्स, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, प्रोडक्शन बढ़ाना,
प्रॉफिट्स अचीव करना, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे उनके कलेक्टिव गोल्स हैं। कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस, उसकी शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके कुछ टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने में अगर कोई खलल आ रहा है, अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है, यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू कंट्रोल योर परफॉर्मेंस एंड व्हाट टू डू, ताकि आपकी कंट्रोल करने के बाद प्लान अपनी डायरेक्शन पर आ जाए और आप जो हैं वो अफेक्ट ना हो अपनी बाउंड्री से परे चीजों से, अपनी बाउंड्री से परे चीजों से। फॉर एग्जांपल, कौन सी चीजें, अज्यूम कर लेते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी बाउंड्री से परे हैं और आप पर अफेक्ट कर सकती हैं। उसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें हो सकती हैं, उसमें कुछ सोशल चीजें हो सकती हैं, उसमें कुछ इकोनॉमिकल चीजें हो सकती हैं और उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें भी हो सकती हैं। तो क्योंकि ये पांचों पॉइंट्स इसके पूरे हो रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी पर भी, तो वी कैन से दैट एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट हैव अ रिव्यू। नंबर 1 जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? सोशल अरेंजमेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज, दे हैव कलेक्टिव गोल्स, they can control their performance and they are separate due to their boundary। separate किससे? outside environment से, बाहर के environment से ये क्या होंगे? separate होंगे। होपफुली ये डेफिनेशन तक हमने बातें कर ली हैं, यहां तक कोई मसला है तो जल्दी से इसको फाइनल रिकॉल कीजिए। शाबाश।